नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया है। बजट में टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जिससे कि मिडिल क्लास जरूर मायूस होगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स लगा दिया गया है। सीतारमण ने कहा है कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। इस बजट में 60 लाख नौकरियां देने का भी वादा किया गया है। 2022 में निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ ऐलान किए हैं, सुनिए। E-passports. The issuance of e-passports using embedded chip and futuristic technology will be rolled out in 22-23 to enhance the convenience for the citizens in their overseas travel. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G mobile services within 2022-23 by private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23, up from 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले परिचय, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। तो हमारे साथ में डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है। सर, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर हिलाल नकवी जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से, आपका भी बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल आरएलडी से जुड़े हुए हैं। अभिषेक राजाराम अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं और साथ ही प्रदीप मिश्रा रियल एस्टेट एक्सपर्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले शुरुआत अभिषेक जी आप ही से करूंगी मैं कि देखिए, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। सत्ता पक्ष उसके फायदे गिना रहा है, विपक्ष उसकी खामियां गिना रहा है। लेकिन मैं चाहूंगी सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर बजट है क्या, और चाहूंगी आम बोलचाल की भाषा में समझाइएगा ताकि आम जनता आसानी से उसको कनेक्ट कर सके। और साथ ही ये भी बताइए कितना फायदा आम जनता को मिलने वाला है। देखिए, बजट बहुत छोटा बजट नहीं है, काफी लंबा चौड़ा बजट है जी। 284 पेजेस के फाइनेंस बिल है और उसमें 199 पेज के मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग बिल है, यानी 500 पेज है, प्लस बजट एट अ ग्लांस है, प्लस फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच है जी। तो 550-600 पेज लगातार मैं चैनल्स पे घूम रहा हूं। ना, मैं चाहूंगी हाँ एक मोटा अनुमान मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं करा है। ठीक, मैं बता रहा हूँ देखिए, इस बजट में देखिए, ये बजट 2 साल से कंट्री कोरोना पेंडेमिक में रही है और ऐसे बीच में ये बजट आया है जी। यहाँ से क्योंकि देखिए आपकी हमारी इनकम भी कम हुई है, साथ साथ सरकार की इनकम भी कम हुई है जी। तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि लोक लुभावना बजट आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है जी। इसमें ये जरूर हुआ है कि इस बजट में आम आदमी जो समझता है उसको क्या अच्छा लगता है कि भाई मेरी नौकरी पेशा कहता है जी मेरी सैलरी डिडक्शन बढ़ जाए, इनकम टैक्स रेट कम हो जाए, ये सब तो इस बजट में हुआ नहीं जी।
इस बजट में जो हुआ है वो ये हुआ है कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करती और बाद में आपका टैक्स बढ़ रहा है जी। तो आप अगले 2 साल तक बढ़ा हुआ टैक्स दे दे, 25% और 50% एक्स्ट्रा पेनल्टी के साथ आप टैक्स दे दे जी। लेकिन अगर आपके रिफंड बढ़ रहा है या आपका लॉस आ गया या आपकी इनकम बढ़ रही है, मतलब रिफंड बढ़ जाए, तो वो आपको बेनिफिट नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के ज्यादा फायदे वाला बजट है। लेकिन सरकार का एक्सपेंडिचर अगर आप देखें तो सरकार पिछले 2 साल से सोशल एक्टिविटीज पर काफी खर्च कर रही है, जिसे फूड ग्रेन्स फ्री में देना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 150 करोड़ लोगों को टीकाकरण हुआ है, और आप देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन, ये सब भी खर्च हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके हाथ में बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन आम आदमी को बहुत निराशाजनक बजट मिलेगा, उसको आशा रखनी भी नहीं चाहिए थी। 2 साल से कंट्री कोरोना पेंडेमिक में है। जैसे स्टार्टअप्स है, उनको इस साल कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। इनफैक्ट उनको ये जो उनका पीरियड 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है, तो उनको 1 साल की बढ़ोतरी दे दी केवल कोविड की वजह से। जबकि आप देखिए अगर 2 साल से कोरोना कोविड है तो मिनिमम 2 साल के लिए एक्सटेंशन मिलनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने यहाँ पर नीयत दिखाई है कि वो इसको आगे बढ़ा सकती है। नीति में थोड़ा गड़बड़ हो गई है, तो शायद आगे के साल में वो इसको कंपनसेट करेगी और 1 नहीं 2 साल के लिए बढ़ाएगी। लेकिन कई जगह कुछ अजीब सी चीजें कर दी गई हैं जो कि समझ के बाहर आ रही है। जैसे आप देखिए उन्होंने जेम्स एंड डायमंड्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी, लेकिन अम्ब्रेला उस पर कस्टम ड्यूटी 20% कर दी। अब एक बात बताइए, आम आदमी क्या इस्तेमाल करता है, छतरी, अम्ब्रेला या जेम्स एंड डायमंड? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ इस बजट में बहुत ज्यादा आशा थी नहीं मेरे को, और ऐसा ही कुछ बजट आया। अभिषेक जी, सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं, पहले ही आप संभावना जाहिर कर चुके थे कि ये ज्यादा लोक लुभावन बजट नहीं होगा, और आपने जो कयास लगाए थे, जो संभावना जाहिर की थी, वो बिल्कुल एकदम सटीक साबित हुई है। प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं वापस आऊंगी आपके पास में। प्रदीप मिश्रा जी, दूरगामी बजट इसे कहा जा रहा है, रियल एस्टेट के लिए भी क्या आप इसे फायदे का सौदा देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये वाकई में दूरगामी बजट है रियल एस्टेट के लिए? देखिए, बिल्कुल मैं इसे कहूँगा सिस्टमैटिक अर्बन ग्रोथ, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। बहुत शॉर्ट टर्म में आप देखें तो शॉर्ट टर्म में रियल एस्टेट के लिए बहुत कुछ नहीं है जी, एक्सेप्ट PMAY के अंदर 48,000 करोड़ 80 लाख मकान बनाने के लिए एलोकेट किए गए हैं। फिर गवर्नमेंट का जो फोकस है यहाँ पर मेगा सिटीज़ बनाना, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जी। तो वहाँ पर गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि 60 लाख न्यू जॉब क्रिएशन की प्लानिंग कर रही है, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। वो आज की डेट में नहीं है। तो धीरे धीरे जॉब क्रिएशंस होती है तो वो डिमांड रियल एस्टेट के लिए भी आती है, लोग घर खरीदते हैं। फिर गवर्नमेंट जब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बना रही है तो उसके बाद सेकंड फेज में वो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ भी जाएगी, उनको भी वो ऐसा प्लान करेगी। तो अभी जो रीजनल इम्बैलेंस देखते हैं, जिसके कारण माइग्रेशन लोगों का होता है, वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मेगा सिटीज़ के अंदर अभी होगा, लेकिन धीरे धीरे वो ओवर द टाइम होगा जब वो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में मेरे को बहुत ज़्यादा कोई ऐसा बेनिफिट आता नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि जो टैक्स बेनिफिट्स भी जो एक आम बायर को मिलते हैं जो, वो भी इसमें नहीं मिले हैं, क्योंकि उससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो लोग घर खरीदने की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि अफोर्डेबल हाउसिंग में क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो ऑलरेडी चल रही थी वो अब बंद होने वाली है। उसकी एक्सटेंशन की तो 100% चांसेस थे, उसको भी एक्सटेंड नहीं किया गया। तो शॉर्ट टर्म के विजन में बहुत कुछ बेनिफिट नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में देखें तो सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ में डेवलपमेंट की बात इसके अंदर है। ठीक है मिश्रा जी, अमृत महोत्सव के दौरान बजट पेश हुआ था तो जनता को उम्मीद थी कि इस बार तो अमृत हाथ लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आम जनता को निराशा ही हाथ लगी है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आप इसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बजट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। जैसे घर की प्लानिंग होती है वैसे देश की प्लानिंग होती है, और प्लानिंग के लिए आपको साल दर साल अपनी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी उस पर चेंज नहीं लाना चाहिए। और जिस तरह से आपने देखा है कि पिछले 2 साल से जिस तरह से इकोनॉमी में पूरा विश्व जूझ रहा है और कोविड की महामारी का असर पड़ा है,
उसके बावजूद भी जो प्रेडिक्टेड ग्रोथ रेट है अगले साल की, वो 9.2% के आसपास आने की संभावना है, जो अभी तक की जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड में उसमें सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट की। वो तो ठीक है मिश्रा जी, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई को लेकर तो बड़ा मुद्दा था ना। अब देखिए, ये मैं चुनाव से जोड़कर इसे नहीं देख रही हूँ। देखिए, आम जनता की ये मांग थी कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनिए तो आप देखिए, जो पीएम गति शक्ति योजना है, उसमें पहले जो पैसे होते थे वो करीब करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए होते थे, जो इस बार बढ़ा करके 7.5 लाख करोड़ किए गए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंफ्रा को बूस्टअप दिया गया है। आप देखिए, जिस तरीके से 25,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे तैयार करने की बात आई है, हाईवे विस्तार में 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। 3 साल में 100 गतिशील कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। डाटा सेंटर, इंफ्रा, नए मेट्रो रेल का निर्माण होगा। SEZ में नए निर्माण हो रहे हैं। पीएम आवास योजना में करीब 38,000 करोड़ लोगों को। मिश्रा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा हुआ है, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, इसको लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? जब इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा बूस्ट होगा तो पैसे काम बढ़ेगा, जब काम बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। इस तरीके से आप देखें ना, आपको मतलब अगर इसको ये माना जाएगा कि जी तुरंत अकाउंट में पैसा है, ये तो नहीं पॉसिबल है ना। आपको जब इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्टअप आएगा तो रोजगार बढ़ेगा। मिश्रा जी, जनता मांग कर रही थी कि पेट्रोल और डीजल और साथ ही LPG के कीमत में कुछ कमी मिलनी चाहिए, और आपने तो मोबाइल, कपड़ा, चार्जर, इनके पैसे घटा दिए। अब देखिए, अब पेट्रोल और डीजल के जो लोग विशेषज्ञ वो समझते होंगे, बजट का पेट्रोल डीजल प्राइसेस से कोई रिलेशन नहीं होता है। बजट एक प्लानिंग होती है, देश जैसे हम घर का प्लान करते हैं पूरे साल के लिए। मिश्रा जी, 7 साल हो गए, अब कब प्लानिंग कीजिएगा? अरे प्लानिंग ऐसे आप सोचिए ना, कहाँ से हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं। भारत कहाँ पे था और कहाँ पे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश किस जगह पे था, आज आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पे हैं। आप देखिए, यहाँ का जो बजट जो लास्ट टाइम प्रेजेंट किया गया था वो 11 लाख करोड़ से बढ़कर के 22 लाख करोड़ का हुआ। तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखें, जहाँ पे सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इस तरीके से देखिए, 5G उपकरण जो है उनके ऊपर PLI स्कीम लॉन्च हुई है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी जिसके थ्रू रोजगार मिलेगा। PPI के तहत ऑप्टिकल फाइबर का ऑर्डर दिया गया है। हर गांव को 5G कनेक्शन एंड फाइबर लिंक से जोड़ने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी डाकघर थे जो एक तरह से निष्क्रिय हो गए थे, उसमें बैंकिंग की सारी सेवाएं दी जा रही हैं और डिजिटल करेंसी लाने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल करेंसी एक ऐसी चीज होगी जिससे जो हर गरीब आदमी इसलिए सफर करता है क्योंकि ज्यादातर पैसा ब्लैक मनी में सबमिटेड है। जब डिजिटल करेंसी आएगी, जैसे जैसे डिजिटल करेंसी बढ़ती जाएगी, जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट में कन्वर्ट होता जाएगा और जो छुपा हुआ धन है वो गरीबों की जेब में वापस जाने लगेगा। गरीब इसी पर अभिषेक जी, आपका जवाब मैं चाहूंगी। डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए ये कहा जा रहा है कि ब्लैक मनी बंद होगी और इससे फायदा होगा। मैं चाहूंगी बहुत संक्षिप्त में आप इसका जवाब दीजिएगा, बाकी भी गैस के पास मुझे जाना है। क्या वाकई में डिजिटल करेंसी से देश को फायदा होगा? ये डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल पैसे में फर्क नहीं समझ रहे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो हम अकाउंटिंग सिस्टम में 2 सेगमेंट रिपोर्टिंग करते हैं, डुअल अकाउंटिंग चलती है, इसमें ट्रिपल अकाउंटिंग चलती है और उस तरह से ऑडिट्स एंड वो रियल टाइम हो जाते हैं या शायद ऑडिट की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनको शायद समझने में धोखा लग रहा है। ये डिजिटल करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है वो ऐसे नहीं है जो डिजिटल और UPI के थ्रू जो हम कर रहे हैं वो नहीं है, ये दूसरी चीज है। तो इनको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसको लॉन्च होगी, किस स्वरूप में लॉन्च होगी इसकी बात करी जाएगी, लेकिन ये अच्छा कदम है और सरकार इसमें थोड़ा धीरे हो गई। ठीक है, मिश्रा जी का जवाब ले लेते हैं। मिश्रा जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, फिर बाकी गैस। मैं बहुत ही संक्षिप्त में, देखिए क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी छुपी हुई करेंसी जिसके बारे में सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी में जो भी बेनिफिट हो रहा है, आज आदमी पैसा लगा रहा, 3 दिन में डबल हो जा रहा, तो जो डबल हो रहा है उसके ऊपर 30% टैक्स लगे। क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल अलग चीज है।
डिजिटल करेंसी अलग चीज है। अब मैं बताता हूँ डिजिटल करेंसी और जो अभी का यूपीआई ऐप है उसमें क्या फर्क है। जो डिजिटल करेंसी है, यूपीआई ऐप के लिए आपका बैंक तो ब्लॉकचेन से लिंक कैसे है फिर? एक सेकेंड, अगर ब्लॉकचेन नहीं तो ब्लॉकचेन से लिंक क्यों है फिर? सर नहीं तो ब्लॉकचेन से लिंक्ड बोली है ना उन्होंने, आप पढ़ लीजिए, उन्होंने बोला है ब्लॉकचेन से लिंक्ड है। सर सुन तो लीजिए थोड़ा, मैं भी जो जानता हूँ बता देता हूँ, आगे पब्लिक को पता चलेगा। डिजिटल करेंसी अगर हमारे डॉक्टर है उसके बाद भी वो बहस कर रहे हैं। छोड़ दिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है ये, उनको कुछ नहीं पता है। रोहित जी आऊंगी आपके पास, आऊंगी आपके पास, भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। कोई तरीका है डिस्कशन? रोहित जी मौका नहीं, आप ये बताइए, ये कोई तरीका होता है डिस्कशन का? नहीं ना, मुद्दे को नहीं भटकाइए, मुद्दे को नहीं भटकाइए, मुद्दे को नहीं भटकाइए। बताइए आपकी कैसे फायदा होगा। ना ना रोहित जी प्लीज, मिश्रा जी देखिए, मुद्दे को नहीं भटकाइए, बताइए कैसे फायदा होगा। मैं बता रहा हूँ, आज अभी जैसे आप देखिए, पहले जब नया नया यूपीआई आया था तो ये हुआ था यूपीआई कौन यूज करेगा। आज यूपीआई होने के लिए आपके बैंक के अकाउंट में रिचार्ज होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। इस तरह से आप रिचार्ज करते हैं और उसको बैंक अकाउंट से लिंक करते हैं। जब डिजिटल करेंसी आएगी तो ये जो नोट और सिक्के चलते हैं वो नोट और सिक्के धीरे धीरे कम होते जाएंगे। आपके मोबाइल में बैंक अकाउंट हो न हो, पर मोबाइल में आपके पैसे होंगे और आप मोबाइल से सीधे खर्च कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, आपने चाय वाले को दिया, रिक्शे वाले को दिया, मतलब आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी। ऑनलाइन पेमेंट की आप बात यहाँ पर कर रहे हैं ना, ठीक है ठीक है, आप कितना सही है। अभिषेक जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है अभिषेक जी बोलिए। देखिए, डिजिटल करेंसी में जो ब्लॉकचेन वगैरह में पैसा लगता है, दे ऑल आर इन्वेस्टेड थ्रू बैंकिंग चैनल्स। तो अगर बैंकिंग चैनल से इन्वेस्ट हो रहा है तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे कह रहे हैं कि ब्लैक मनी इन्वेस्ट हो रहा है। एंड मैं इसको अभी ढूंढ कर दे दूंगा जिसमें इन्होंने साफ साफ कहा है, इट वुड बी लिंक थ्रू डिजिटल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और जब ब्लॉकचेन से लिंक्ड है तो वो डिजिटल यूपीआई का रिप्लेसमेंट नहीं है। दीज आर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। ब्लॉकचेन में क्या होता है, हम अकाउंटिंग में टू लेवल्स की एंट्री करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। और जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। जो ब्लॉकचेन में है वहाँ तीसरा एक लेजर और होता है जहाँ पर सारी एंट्रीज पोस्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से आपको अलग से ऑडिट भी नहीं करना पड़ता या रियल टाइम ऑडिट करना पड़ता है। तो दिस इज समथिंग विच ईदर आई एम कंफ्यूज और ही इज कंफ्यूज। हम दोनों में से एक आदमी कंफ्यूजन में है, बिकॉज आई एम वेरी श्योर। मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं ढूंढ कर दे दूंगा। बिल्कुल अभिषेक जी, बाकी गैस का जब तक मैं रिएक्शन लेती हूँ, कोशिश करेंगे कि डिबेट खत्म होने से पहले हम इस कंफ्यूजन को दूर करें। ठीक है नकवी जी, आपका रुख करूंगी मैं। अब सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से बात हुई तो उन्होंने तो सब अच्छा अच्छा गिना दिया, विपक्ष इसको लेकर निशाना साध रहा है। अब आपका रिएक्शन बताइए। देखिए, इसके अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं। बात ये है कि जो बजट में लिखा हुआ है उसको समझना है और जो हमारी जनता है उसको बता देना है कि बजट में क्या लिखा है। जैसे बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखी हुई है, वो ये है कि डीजल के ऊपर 2 रुपए, वही 2% के करीब जो है वो 2 रुपए एग्जैक्ट उन्होंने किया है। 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। अब हमारे भाजपा के मित्र कहेंगे कहीं नहीं बढ़ाई है, अभी कह रहे थे क्योंकि पेट्रोलियम के ऊपर नहीं आता है, वो इसमें नहीं आता है। तो वो जो पेट्रोल है उसके अंदर 2 तरह के हैं। एक जो है वो स्पीड पेट्रोल या अलग अलग नाम से एक्स्ट्रा क्लीन पेट्रोल होता है, दूसरा नॉर्मल पेट्रोल होता है। जो नॉर्मल पेट्रोल है उस पर 2 रुपए जो है वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। कल से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस पे, क्योंकि पेट्रोल वगैरह के ऊपर फौरन ही बढ़ जाती है कीमतें। तो 2 रुपए उस पर बढ़ा दिया है। अब वैसे ही इतना इन्फ्लेशन है, उसके अंदर 2 रुपए जो है वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। दूसरा हम इसमें आते हैं कि बेचारे किसानों को कितनी सजा दी जाएगी। मतलब किसानों ने अगर 3 बिल वापस कराने के लिए आंदोलन किया है तो आप उनको कितनी सजा देंगे। किसान सम्मान निधि में कितना इंक्रीज हुआ है, कोई इंक्रीज नहीं हुआ। मनरेगा के ऊपर सरकार खामोश है। जो अभी तक की खरीदारी होती थी उसके ऊपर पहले 12.4 लाख करोड़ हुआ करता था, अब की 12.3 लाख करोड़ है। भले ही बहुत छोटा सा कम किया है, लेकिन वो जो एमएसपी की खरीदारी उसके अंदर भी पैसा जो है वो कम कर दिया गया है। ड्रोन जरूर उड़ाया गया है, कब उड़ेगा, कैसे उड़ेगा, क्या होगा, ये हम लोगों को देखना होगा कि जो बड़े किसान है वो ड्रोन के जरिए से उनके यहाँ पेस्टिसाइड वगैरह का इंतजाम कर दिया जाएगा। ये जो है किसानों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है।
गरीबों में आ जाए तो भाई 80 करोड़ लोग अगर जो है वो लाइन लगा के खाना ले रहे हैं तो 80 करोड़ लोगों के लिए किस तरह से रोजगार जनरेट किया गया है। तो एक उसके अंदर बहुत जिसको कि हमेशा मजाक बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मजाक बनाया था, मनरेगा में कितना बढ़ाया है? कुछ नहीं बढ़ाया है, खामोश है। बल्कि ये मान लिया जा रहा है जितना पिछड़ा था उतना ही अब की भी मनरेगा में पैसा बना रहेगा। ये भी अपने आप में देखने की चीज है, किससे मतलब किसानों के लिए इसमें क्या है। अब आ जाते हैं रोजगार। रोजगार 60 लाख लोगों को देने के लिए कहा गया है। अब ये 5 साल में 60 लाख देंगे या जैसा कि बताया गया है कि ये बजट जो है ये 100 साल का है, दूरंदेशी बजट है, तो आने वाले मतलब 25 साल में ये दिया जाएगा 60 लाख। इसके बारे में मतलब बहुत क्लैरिटी नहीं है, हम मान लेते हैं कि 5 साल में दिया जाएगा। तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जितना भी सरकार खर्च कर रही है, उन सबको मिलाकर के सरकार का ये अनुमान है कि कुल 60 लाख रोजगार उत्पन्न होंगे। ये तो सरकार खुद कह रही है और हम 5 साल में ही मान रहे हैं। हम उसके अंदर इस चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं कि 100 साल का ये बजट है या 25 साल का आने वाले वक्तों में बजट है, इस चीज को छोड़ दीजिए। मगर 60 लाख ही तो कुल में हो रहा है रोजगार, जहां पर 29 साल से नीचे लोग जो रोजगार मांगने वाले उनकी संख्या लगभग 40 की बात कर रहे हैं। आप बताएं कि इससे जो है वो कितनी बेरोजगारी दूर होगी। इन्फ्लेशन पे अगर हम आ जाएं तो कौन सा वो कदम उठाया गया है जिससे इन्फ्लेशन कम होगा। देखिए जब बेरोजगारी दर तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नकवी जी, बिल्कुल इस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है वो अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहे हैं। उनका रिएक्शन लेके रोहित जी आपके पास, फिर मैं आऊंगी मिश्रा जी आपके पास। आपके साथ अगर आपके पास नहीं वक्त है ये तो कोई जबरदस्ती ठीक है, प्लीज 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 हर एक सवाल के बाद बीजेपी अगर जवाब देगी तो हम चुप हुए। मैं सारे पैनल का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कोशिश कर रही थी, नहीं मैं सिर्फ एक कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले आपने सुना कि दोनों नेता दोनों ही आपस में डिस्कशन कर रहे थे। मैं दूंगी मौका, अगर आप चाहे तो प्लीज आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। डिजिटल करेंसी को छोड़ दीजिए, वो हमारी गरीब जनता के लिए महत्व नहीं रखता है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बैकडोर से बिटकॉइन को मान्यता प्रदान कर दी है। मतलब अपने आप में बहुत ही अफसोस की बात है ये कि वो बिटकॉइन जिसको कि अभी तक की भारत के अंदर मान्यता नहीं थी, अब आप उस पर टैक्स ले रहे हैं। जैसे आपने उसके ऊपर टैक्स किया उसको मान्यता मिल गई। अगर इसके अंदर कोई हम कोई बहुत ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जिसके लिए कोई न्यूक्लियर साइंस से की है कि अगर हमारी कोई आमदनी हो रही है, सरकार उसके ऊपर टैक्स ले रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जो हमारे काम करने की विधि उसको स्वीकार कर लिया गया है। अब ब्लैक मनी की बात मान लेते हैं हम अपने भाजपा के मित्र के साथ कि साहब ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए डिजिटल करेंसी तो गरीब लोगों के लिए, अमीर लोग तो बिटकॉइन में लगाएगा, अमीर आदमी बिटकॉइन में लगाएगा। बिटकॉइन को आपने मान्यता प्रदान कर दी है, तो इसलिए ब्लैक मनी है उसके लिए आपने इतना बड़ा दरवाजा खोल दिया है। और डिजिटल करेंसी छोड़ दीजिए, आप जो कह रहे हैं वही सही है, जैसे आप बताएं वैसे ही सही है। तब भी जो है जो डिजिटल करेंसी उसके जरिए से आप कितनी ब्लैक मनी कंट्रोल करेंगे। तो इस वजह से ये जो है ये कोई इशू नहीं है। इशू इसके ना बड़ा ये है कि आपने इस तरह की करेंसी को मान्यता दे दी है बगैर आरबीआई की रिपोर्ट के, बगैर आपने पार्लियामेंट में चर्चा कराए थे। एक उस करेंसी को मान्यता दी है जिसका रेगुलेशन आपके हाथ में नहीं है। ये सबसे बड़ी उस करेंसी की खराबी। और नकवी जी देखिए ना, अब जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अब सरकार जो बता रही है, एक्सपर्ट्स अगर उसको आम बोलचाल की भाषा में अगर समझाता है तो वो आम जनता के लिए भी बेहतर होगा कि वो उसको समझे तो सही कि आखिर है क्या। कई बार देखा जाता है कि जनता को नुकसान होता है, नहीं समझती कई बार। तो ये हमारे बहुत छोटे से है। अच्छा, फिर रेलवे का बजट 2 लाइन का, मतलब इन्होंने बजट को जिस तरह से स्लैश डाउन करते चले गए हैं, जिस तरह से बजट के अंदर कुछ नहीं छोड़ा है। पहले रेलवे को जनरल बजट में शिफ्ट कर दिया, अब रेलवे के ऊपर कुल 2 लाइनें हैं। उसके लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया हमारे भाजपा के मित्र बता दें। ठीक इसमें नकवी जी जवाब लूंगी, बाकी मेहमान भी वेट कर रहे हैं, उनका भी एक एक कर रिएक्शन ले लो, फिर मैं आपके पास आऊंगी। प्लीज अभिषेक जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। पूरे पैनल का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा टू पैरा 111 ऑफ बजट स्पीच ऑफ निर्मला सीतारमण जी,
उन्होंने कहा इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल गिव अ बिग बूस्ट टू द डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल करेंसी विल ऑल्सो लीड टू एफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट। अगली लाइन ध्यान से सुनिए, इट इज देयरफॉर प्रपोज टू इंट्रोड्यूस डिजिटल रुपी यूजिंग ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू बी इशूड बाय आरबीआई। तो ये कोई भी ब्लैक मनी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक्शन नहीं हो सकता। दिस इज टू एक्सेप्ट that we would be going with digital currency। और जो मेरे से पहले वाले बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे, इस पर ये लीगलाइज कर दिया गया है आज डिजिटल करेंसी को टैक्सेशन लगाकर, और ये काम इन्हें 2 साल पहले करना चाहिए था। अदरवाइज जो 2 साल की ट्रांजेक्शन हो गई है 2-3 साल में, वो लीगल है इलीगल है, उनका टैक्सेशन क्या है सरकार ने कहीं नहीं बताया। तो ब्लैक मनी को लेकर जो वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं वो उतने ज्यादा कारगर साबित होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि एक्सपर्ट्स यहाँ पर बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि इससे कोई भी ब्लैक मनी वापस नहीं आएगी। मिश्रा जी आप वापस आऊंगी, लेकिन आप बताइए कि अब आम बजट पेश हो चुका है, निर्मला सीतारमण को मुझे लगता है आपने भी आज बखूबी सुना होगा, आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को? बहुत उम्मीदें थी क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे, तो हमें देखिए इस बजट में बहुत उम्मीदें थी क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे। तो हमें भी ये होता है क्योंकि 2024 का चुनाव तो था नहीं, केंद्र सरकार का तो चुनाव था नहीं, लेकिन हमें भी उम्मीद होती है कि चलो जनता को कुछ मिलेगा कम से कम 5 राज्यों में चुनाव के नाते, क्योंकि वैसे तो ये सरकार कुछ देती नहीं है जनता को, सिर्फ जनता से लेने का काम करती है। पर अपनी जो इनकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जन विरोधी एक बजट दिया है। देखिए ना तो इस बजट का कोई गरीब से लेना देना है, ना किसान से लेना देना है, ना कमजोर व्यक्ति से लेना देना है, और ना कि मध्यम से लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी ने तो जनता को कुचलने का काम किया है इस बजट के अंदर। आप कोविड की इतनी 2 साल की मार के बाद आप मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं दे रहे हो, आप देश चला रहे हो, क्या आप मजाक कर रहे हो? आप क्या मतलब हिटलर शाही चलाना चाहते हो? आप क्या मतलब टैक्सेशन क्राइम लाना चाहते हो देश के अंदर? लेकिन रोहित जी, अभी जो एक्सपर्ट कह रहे थे, अगर बात कर ले तो मुझे लगता है कि पिछले 20 साल का डेटा उठाकर देख लिया जाए तो मिडिल क्लास को तो कोई भी सरकार संतुष्ट नहीं कर पाई ना। नहीं, अब आपको अगर देखिए इस बजट पे डिस्कस करना है तो ठीक है, अगर आपको पॉलिटिकल बात करनी है कि 20 साल में क्या हुआ तो फिर मैं उसमें बताना शुरू करूं आपको 20 साल में क्या हुआ। देखिए स्थिति है कि आज जो सरकार है ना, हमको 20 साल पुरानी बात कर करके हम जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। देखिए स्थिति क्या है, जो आज की सरकार है हमको उससे उम्मीद है उसको काम करना है, ठीक है ना। पिछली सरकार ने क्या किया? पिछली सरकार ने कुछ काम किया होता तो सरकार जाती क्यों? नहीं किया होगा, उसने कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी, तभी तो इनको दिया था ना मौका। और इनका 7वां साल है, 7वें साल के बाद भी आप जनता के सरोकार के लिए कोई स्कीम ही नहीं ला पाते हो। आप खाली बजट का अमाउंट बढ़ाते चले जा रहे हो, पर उसमें जनता का सरोकार क्या है? आप कृषि बजट आपने कम कर दिया, मतलब आप क्या किसानों को कुचल देना चाहते हो? अरे देश के अंदर आज भी 70% लोग किसान हैं। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हो, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपने टैक्सेशन लगा दिया। एक्चुअली आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आज भी लीगलाइज नहीं है, आपके टैक्सेशन लगाने के बाद भी लीगलाइज नहीं है, क्योंकि उसकी कोई आपके पास नियम कानून कोई उसके अंदर आपके पास नियमावली है ही नहीं। जब आपके पास नियमावली है ही नहीं, आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड नहीं कर सकते हो, उसको डाउनलोड करते हो तो वो इलीगल है, और आप उसके ऊपर 30% टैक्स लगा रहे हो। उसका मतलब ये है कि सरकार को पता है कि इलीगल काम हो रहा है, उसको आप टैक्स के दायरे में तो ला रहे हो, पर आप उसको रोकने का या लीगलाइज करने का कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो। आप तो पता नहीं खुद कंफ्यूज गवर्नमेंट है ये। इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि इनको करना क्या है और क्या करना चाहिए। स्थिति ये है कि पहले तो आपको या तो क्रिप्टो की नियमावली बनाओ। आप आज हिंदुस्तान की 3% जनता कुल शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है, आपको पहले उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि हिंदुस्तान की जनता शेयर मार्केट के अंदर अपना रुख बढ़ाए, ना कि वो एफडीज में जाए या बैंक में जाए। आप वहां पे उसको कंफ्यूज करके क्रिप्टो करेंसी का एक प्लेटफॉर्म दिखा रहे हो। एक्चुअली तो आप भ्रष्टाचार बढ़ाना चाह रहे हो। आप चंद उद्योगपतियों की जो हम सरकार कहते हैं आपको, आप असल में उन चंद उद्योगपतियों की सरकार हो जिसके नाते आप जनता को गुमराह करके, आप जनता को नए नए दरवाजे दिखा के और उसके पैसे के साथ लूट करना चाहते हो। लेकिन रोहित जी, जो सच्चाई है वो ये है कि हमारे देश को क्रिप्टो करेंसी की अभी जरूरत नहीं है, कोरोना का हवाला देकर कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।
तो सब कुछ जनता से ही ले लोगे क्या? 2 साल में अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो सरकार का काम है ना आर्थिक स्थिति ठीक करना और जनता को ज्यादा से ज्यादा देना। अरे जनता की स्थिति कितनी गंभीर है ये भी तो समझो आप। और जनता की स्थिति गंभीर होने के नाते आपका फर्ज बनता है एज अ सरकार, एक चुनी हुई सरकार के नाते, कि आप उस जनता को राहत देने का काम करो। आपको तो आके ये कहना चाहिए था कि साहब इस साल इनकम टैक्स हम लेंगे ही नहीं। आप तो ऐसी स्थिति, जैसे पहले जमाने में जब राजा हुआ करते थे तो अगर अकाल पड़ जाता था तो वो जनता जाती थी ना उनके पास कि साहब हम इस बार अपना लगान नहीं दे पाएंगे। टैक्सेशन इज अ फॉर्म ऑफ अ लगान, खत्म हो गया, ठीक है ना? तो आप तो मतलब कोरोना काल के अंदर जनता को मारोगे, ऊपर से आप राजतंत्र खत्म हो गया तो लोकतंत्र के अंदर आप जनता को नोच के खा जाओगी क्या? कम से कम वही राजतंत्र ठीक था जिसके अंदर कम से कम राजा से बात तो संवाद तो कर सकते थे। यहां तो राजा की स्थिति है कि अपने मन की बात सुनाता है, जनता के मन की बात सुनता नहीं है। आप कोरोना काल के अंदर जनता की बदहाली की स्थिति आ चुकी है, नौकरियां जा चुकी हैं, आप उसके ऊपर उसको कोई राहत देने का काम करने की बजाय आप उसके ऊपर लोड पे लोड डालते चले जा रहे हो। तो ये तो नहीं हो सकता ना। आपको देश की जनता के सरोकार के लिए आपको चुना गया है, आपको देश की जनता के ऊपर राज करने के लिए नहीं चुना गया है, ना कि उसको लूटने और खसोटने के लिए चुना गया है। हेल्थ सेक्टर के अंदर आपने जो है बजट कम कर दिया। आज कोरोना काल की आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि साहब कोरोना काल की वजह से हम जनता को राहत नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको हेल्थ सेक्टर के ऊपर बजट बढ़ाना चाहिए था। फिर आपने तो उसको उठा के उल्टा कम कर दिया। हेल्थ सेक्टर के अंदर बजट, कृषि के अंदर आपने बजट कम कर दिया। तो आप एक्चुअली करना क्या चाहते हो देश के साथ? आपको खुद भी समझ में आ रहा है कि मुझे देना क्या है जनता को, या आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमको देना क्या है? आप नेक्स्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो हम खाद ड्रोन के थ्रू पहुंचाएंगे। अरे भैया ड्रोन पहले लेके तो आओ, पहले ठीक है, इट इज अ अपकमिंग टेक्नोलॉजी, इट इज अ फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया ऑल्सो। इंडिया शुड एक्सेप्ट, जैसे कंप्यूटर को एक जमाने में एक्सेप्ट किया गया था वैसे ही ड्रोन को एक्सेप्ट करना चाहिए। पर आप जनता को कंफ्यूज मत करो। कम से कम हमारी गरीब भोली भाली जनता है, उसको मोबाइल चलाना अभी सही से आता नहीं है, आप उसको ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर कंफ्यूज करके आप खाली उल जलूल चीजें कर रहे हो। ये सरकार का काम है ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, सरकार का काम है ड्रोन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना। पर आपने कहते हम खाद पहुंचाएंगे किसान तक। अरे कैसे पहुंचाओगे? कहां उड़ाओगे ड्रोन? कैसे उड़ाओगे? कुछ नियम कानून बनाओगे? ये जो खाद पहुंचाओगे ये हो सकता है आने वाले 10 साल बाद पहुंचा पाओ, इससे पहले नहीं पहुंचा पाओगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मिश्रा जी जवाब दीजिए। किससे? इन डॉक्टर साहब से जवाब लेंगी? ये बीजेपी प्रवक्ता से, जिनको ब्लॉकचेन की डेफिनेशन नहीं पता, उनसे क्या जवाब लेंगे? देखिए प्लीज निजी, देखिए प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं कीजिए, इसको पर्सनल कमेंट का एक माध्यम मत बनाइए। मिश्रा जी जवाब दीजिए। नहीं, ये पर्सनल कमेंट नहीं है मैडम, हमने देखा अभी, हमने आपके ही चैनल में अभी सुना और देखा कि उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी का, डिजिटल करेंसी का मतलब क्या समझ में आ रहा है, वो हमने देखा। तो उसके लिए एक्सपर्ट्स बैठा रखे ना हमने, हमारे मंच पे एक्सपर्ट बैठा रखे ना। निजी कमेंट मत कीजिए प्लीज। मिश्रा जी जवाब दीजिए। अरे तो एक्सपर्ट से ही बात कर लीजिए ना, फिर बीजेपी प्रवक्ता की जरूरत क्या है? कम से कम जनता को ही कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या झोल-झाल मिला है। रोहित जी ये बीजेपी की खुन्नस आप मीडिया पर क्यों उतार रहे हैं? मतलब इतनी क्या नाराजगी? इसलिए क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने गुंडों की सरकार चला रखी है, इसलिए इनका दिमाग खराब हो गया है। अरे मैडम मैं आपको तो कहीं पे लेके ही नहीं आया, मैं तो आपको कहीं लेके ही नहीं आया। तो ये कमेंट किसके लिए था आपको कि एक्सपर्ट्स को ही बैठा लीजिए? मैं तो भाजपा के ऊपर नाराज बैठा लीजिए। ये किसको लेकर आप तंज कस रहे हैं? मैं तो मतलब मैं चुपचाप बैठ के सुन रहा हूँ सबकी बात। अरे मैं तंज नहीं कस रहा हूँ मैडम, मैं कह रहा हूँ एक्सपर्ट से ही पूछ लो कम से कम बीजेपी प्रवक्ता को टाइम देके कम से कम जनता का टाइम तो मत खराब करो ना, अपने चैनल का टाइम खराब करो ना जनता का टाइम खराब करो, क्योंकि इनकी नीयत तो हम देख चुके हैं। रोहित जी आपको कौन सी नॉलेज है? रोहित जी डिग्री क्वालिफिकेशन, आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है कि हमको हमने तो बता तो दिया, आप इसका जवाब दो ना। अरे हमने बता तो दिया डॉक्टर साहब, ऑर्थोपेडिक सर्जन। एक मिनट। हाँ नहीं मिस्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको बता तो दिया हमने। नहीं पर्सनल लेवल। अब देश के ऑर्थोपेडिक सर्जन बजट के ऊपर चर्चा करेंगे। निजी कमेंट मत कीजिए। क्यों नहीं कर सकते? जब आप जैसे नहीं बिल्कुल करिए। आपसे बेहतर तो जानता ही है। रोहित जी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आपको बैठाया गया है, किसी पर निजी कमेंट करने के लिए नहीं बैठाया गया है। तो जो सवाल आपने उठाए हैं सत्ता पक्ष पर, अब उसका जवाब सुनिए। मिश्रा जी जवाब दीजिए। हाँ तो सुनाए ना जवाब, मैं तो सुनने के लिए बैठा ही हूँ। आप अपनी क्वालिफिकेशन बताओ पहले, कितनी पढ़ लिखे हो, कहाँ से पढ़ के आए हो?
जरा बताओ मेरे को, फिर मैं बताता हूँ मेरी क्वालिफिकेशन। मिश्रा जी, आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए थोड़ी बैठे, यहाँ यूपीएससी का इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है जो आप लोग पर्सनली कमेंट कर रहे हैं। अरे आप अपनी क्वालिफिकेशन हर डिबेट में बताते हो, चुपचाप बैठा था मैं चुपचाप बैठा था। अपनी क्वालिफिकेशन आप हर डिबेट में बताते हो। मिश्रा जी, यहाँ पर किसी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू थोड़ी ले रहे हैं ना, जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं एटलीस्ट उसमें तो आप अपनी बात कीजिए। ऐसे आप लोग चर्चा करके मुद्दे को भटका के जनता को भ्रमित करते हैं, इस तरह से आप मुद्दे को भटका के जनता को भ्रमित करते हैं। आज जिस मुद्दे पर चर्चा करने बैठे हैं उस पर चर्चा कीजिए ना, क्यों मुद्दे को भटका रहे हैं आप? भटकाने का काम किसने किया? मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आप दोनों को ही बोल रही हूँ। जनता को लूटने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट में। मैडम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपके सारे जवाब दे रहा हूँ, लेकिन इस प्रोग्राम के खत्म। अरे जवाब है ही नहीं उनके पास मैडम, जवाब है ही नहीं उनके पास। तो प्रभु आज भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सारे यही परेशान है कि अब जाके मैं जवाब क्या देंगे हम जनता के बीच में। जवाब प्लीज सुन लीजिए, यहाँ सिर्फ जवाब आप ही को नहीं सुना है, दर्शक भी सुन रहे हैं। मैं कैसे बोलने दूं? ठीक है मिश्रा जी, प्लीज। क्यों नहीं पूछूंगा? आपके पास है क्या क्वालिफिकेशन, जरा बताइए आप। ठीक है ठीक है, मुझे लगता है आप दोनों ये जवाब देने के मूड में नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्रदीप जी आप बताइए रियल एस्टेट को लेकर। ठीक है, आप दोनों शांत रहिए, आप दोनों शांत रहिए। ये कोई तरीका नहीं होता है। आप लोग पहले ये डिस्कस कर लीजिए कि आप अभी आप लोगों को डिग्री के बारे में डिस्कस करना है या किसी और मुद्दे को लेकर डिस्कस करना है। ये बताओ, ये मुद्दा कौन लाया? आप पर्सनल कमेंट किसने किया? मिश्रा जी, रोहित जी, अगर आप लोग अगर आप दोनों ही डिबेट को इसी तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे मजबूरन आपकी आवाज गिरवानी पड़ेगी। प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। मैं किसानों के लिए मैंने क्या किया? ठीक है ठीक है ठीक है, प्रदीप जी आप बताइए। हर एक वर्ग का हमने देखा कि उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, उसके बाद में ये भी कहा गया, तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। रियल एस्टेट की अगर बात की जाए तो पहले क्या कुछ एक्सपेक्टेशन थी रियल एस्टेट की और उन उम्मीदों पर सरकार कितनी खरी उतरी है? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, क्योंकि इससे 269 इंडस्ट्रीज इसके साथ कोरिलेटेड हैं। अगर रियल एस्टेट चलता है तो बहुत सारी इंडस्ट्री चलती है, जीडीपी ग्रोथ होती है। तो रियल एस्टेट का मुद्दा ऐसा है कि जो सबको इम्पैक्ट करता है। जब मिडिल क्लास पे आते हैं तो मिडिल क्लास एक अपना आशियाना भी देखता है। आशियाना की जब बात आती है तो पिछले कुछ दिनों में एनसीआर के अंदर जो प्रोजेक्ट्स रुके हैं साइफन ऑफ फंड विदाउट रेरा होने के कारण, रेरा अब आ गया, चीज़ों में लगाम लगनी शुरू हुई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह पावर्स रेरा को नहीं दी गई हैं, तो पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई है। तो ये जो कंसर्न है, यहाँ पे जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए पिछले 2-3 बजट्स के अंदर स्ट्रेस फंड जो कि एसबीआई कैप द्वारा लाया गया, वो फंड अभी तक 221 प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर चुका है। 17,000 करोड़ फंड लग भी चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ प्राइवेट लेंडर्स को भी लाने की जरूरत है, क्योंकि अभी एक ही बैंक यहाँ पे कर रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी भी, ये ऐसे बहुत सारे कैश पॉजिटिव प्रोजेक्ट हैं, सिर्फ उन्हीं को एसबीआई फंड के अंदर, स्वामी फंड के अंदर लेकर आया गया है। लेकिन बहुत सारे होम बायर्स आज भी फंसे हुए हैं, पिछले 8 से 10 सालों से फंसे हुए हैं। तो उन होम बायर्स को भी घर दिलाने के लिए सरकार को यहाँ जरूर कुछ करना चाहिए था। साथ में रियल एस्टेट को पुश करने के लिए यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे जीएसटी जो लगता है, क्योंकि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं है, जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी डबल टैक्सेशन रियल एस्टेट के अंदर आता है। तो यहाँ पर जीएसटी अंडर कंस्ट्रक्शन में ना लगे, इसकी भी बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट 2 साल से जो रियल एस्टेट रुका हुआ है, जहां बायर फंसे हुए हैं, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को पुश करना है, तो वहां पर ऐसी स्कीम्स दी जाए, लोगों को टैक्स बेनिफिट्स दी जाए, डिस्पोजेबल इनकम बढ़े लोगों की, तो वो इसमें कहीं हद तक नज़र नहीं आया। सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, ग्रोथ लॉन्ग टर्म विजन की बात की गई, लेकिन शॉर्ट टर्म में जहां पब्लिक को इमीडिएट रिलीफ चाहिए था, जिससे इस सेक्टर में अच्छा ग्रोथ हो सकता था, उस पर बहुत ज़्यादा कहीं पे दिखाई नहीं पड़ा। लॉन्ग टर्म से अभी लोगों का जो घर उजड़ रहा है वो अभी कहीं बसता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक कि रेंटल हाउसिंग भी अगर आती तो उसका भी इम्पैक्ट आता, उससे भी इन्वेस्टर्स आते। और यहाँ तक कि मैं बात करूँ तो एफआईए जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिया में इस टाइम अपनी एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रोथ देख रहे थे, उनको भी थोड़ी निराशा लगी, क्योंकि रेरा होम बायर्स को तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अभी भी नहीं है जो कि इन्वेस्टर्स की मनी को प्रोटेक्ट करे। तो ये एक सबसे बड़ी डिमांड यहाँ पे थी जो कि फुलफिल नहीं हो पाई। ठीक है,
तो रियल एस्टेट के एक्सपर्ट भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि जितनी उम्मीदें की गई थी इस बजट से वो उतनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिषेक जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर बाकी मेहमानों का। मैं रियल एस्टेट सेक्टर में प्रदीप जी की बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा। मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट और रेज करना चाहूंगा कि जो प्लॉटिंग होती है, डेवलप्ड प्लॉट, जैसे बड़ा एरिया खरीद लिया और उस पर थोड़ा ड्रेनेज वगैरह कर दिया, भूमि को समतल कर दिया और उस पर एक छोटे छोटे प्लॉट में करके बेचा जाता है। इस पर 2 AAR के रिवर्स डिसीजन जो अनिल दीपेश नायक का, गुजरात AAR का और हाल ही में गुजरात AAR का डिसीजन आया है, वो कहता है इस पर जीएसटी लगेगा। और जो गोवा का डिसीजन आया है शैलेश रियल एस्टेट में, उसमें उनका कहना है कि इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो इस पर भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और मैं ये रिक्वेस्ट होगी आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार या डिपार्टमेंट इस पर क्लैरिफिकेशन दे कि इस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। और जो प्रदीप जी की बात है कि जो जब तक ये टाइम से पहले, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले अगर 100 रुपए भी आ जाते हैं तो पूरे अमाउंट पर टैक्स लग जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको टाइम बार के लिए, 1-2 साल के लिए इसको रिलैक्स कर सकती थी सरकार, लेकिन जो प्रदीप जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल है। लेकिन प्लॉटिंग के केस में क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है मिश्रा जी, अब मुझे लगता है कि अब आप तैयार होंगे उन सवालों का जवाब देने के लिए। बोलिए। कई सारे सवाल उन्होंने भी खड़े किए, बाकी जो मेहमान हैं उनका भी यही कहना है कि जितनी उम्मीदें की गई थी सरकार से वो उस उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। बोलिए। देखिए, बात हो रही थी, सभी लोगों ने सारे सवाल ही उठाए हैं तो थोड़ा समय लग सकता है। किसानों के लिए सबसे पहला कंफ्यूजन विपक्ष पहले खड़ा करता था कि एमएसपी खत्म करने की बात की जा रही है, जबकि एमएसपी के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए दिया गया। तो ये जो राजनीति फैलाई जा रही थी कि नहीं किसानों का एमएसपी खत्म करे, ऐसा नहीं है। तेल, तिलहन, घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए कहा गया। ड्रोन के बारे में बात हुई गई। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नए कोर्सेज बढ़ाए जाएंगे जिससे बेटर छोटे किसानों के लिए रेल इंफ्रा डेवलप किया जा रहा है। और पहले जो उत्तर प्रदेश में थी हर शहर नया उत्पाद, हर उत्पाद एक शहर में योजना थी, ठीक, उसको अब हर स्टेशन एक नया उत्पाद करके लाया जा रहा है। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्षेत्र में स्टार्टअप को नाबार्ड से जिस क्षेत्र में कदम उठाए गए हैं वो तो देखिए आप सबको पता है, लेकिन जहां कोशिश नहीं की गई है आप उस पर बोलिए ना प्लीज। जैसे अब देखिए एजुकेशन को लेकर कहा जा रहा था, देखिए काफी हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों से स्टूडेंट्स की पढ़ाई काफी हद तक प्रभावित हुई है। मेडिकल डिपार्टमेंट को लेकर आपने देखा कि कितने लोगों की जान गई है। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इस पर भी तो बात कीजिए ना आप। चलिए, अब आपने पहले जब मैंने पिछले सेगमेंट में मैंने आपको सुना था, आपने ये कमेंट किया था कि बेरोजगारी दर बहुत बढ़ गई है। मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार चेक कीजिए, जब अखिलेश यादव जी की 2017 में गवर्नमेंट थी उस समय बेरोजगारी दर 17.5% थी। आज वो बेरोजगारी दर घट करके 4.5% रह गई। ये कौन सा डेटा, ये कौन सा डेटा आप शेयर कर रहे हैं? रुकिए मैं बता रही हूँ आपको। बेरोजगारी दर अगर दिसंबर की बात की जाए तो 8% थी और 2020 और 21 की बात की जाए तो अंतिम महीने तक ये घटकर 7% हो गई थी। प्रभु, कौन सा डेटा शेयर कर रहे हैं आप? मैडम हिलाल साहब, आप बताइए क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो वही ना, उसी को करेक्ट कर रही हूँ आपको। और मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि क्या मैंने गलत दिया। सीधे बोल रहा हूँ मैं, मुझे खुशी और से बहस नहीं करें। हिलाल साहब, आप बताओ क्या ये मैंने गलत कोट किया है? अभी लास्ट मंथ का डेटा दे रहा हूँ। मिश्रा जी, असल में बजट पे बात हो रही है, यूनियन बजट। नहीं, आप नहीं, मैडम 2 बार सवाल उठाया। अभी आप ही कह रहे थे ना मिश्रा जी, अभी आप ही कह रहे थे ना कि इसे चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए, तो मैं चाहूंगी कि आप भी फिर बार यूपी का जिक्र ना कीजिए। जो सवाल उठाया आपने दोबारा इस बार बेरोजगारी की बात की, तो मैडम मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मतलब एक बार देख लीजिएगा और मैं पब्लिक से भी कहूंगा, मेरी बात समझ। अच्छा ठीक है, बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं ना, सुनिए प्लीज एक किस्सा सुनिए, ठीक है। 15 सरकारी पदों के लिए भर्ती निकली थी मध्य प्रदेश में, ठीक है, 15 पदों के लिए, और 10,000 से ज्यादा उसके लिए आवेदन दिए गए हैं। और ऐसे नौजवान वहां पर पहुंचे हुए थे जिनकी काबिलियत उस पद के हिसाब से बहुत ज्यादा थी, और आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी कम हुई है। मतलब आप समझिए ना, 15, सिर्फ 15। एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए।
हमारे देश की 135 करोड़ की जनसंख्या में 15 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है। अरे एक मिनट प्रभु रुक जाओ जरा, सुनो हम जवाब दे रहे हैं भैया, सुन लो। अरे भाई सुन लो, जब बेरोजगारी में जवाब दे रहे हैं, सुन लो। स्किल अरे डॉक्टर साहब सुन लो रोहित जी, आपको मौका दूंगी, प्लीज एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए कि वक्त की वैसी कमी है। मैं आऊंगी आपके पास। अरे भाई फर्जी डिग्री है, सुन लो। आपको जो रिक्वेस्ट मैडम, आपके शो का समय खत्म होने वाला है, मुझे मौका नहीं मिलेगा। ना बिल्कुल मिलेगा, मौका मिलेगा। मिश्रा जी जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट। रोहित जी आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। मिश्रा जी 2 लाइन में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही मैं रोहित जी आपका रुख करूंगी। जल्दी से बात डेटा दे रहे हैं। आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अरे वो दो नहीं चलेगी, आप वापस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ गए। मैं कह तो रही हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में कदम उठाए गए हैं, लेकिन बाकी मुद्दों पर भी तो बात कीजिए ना। रोहित जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। अरे उनके पास मैडम क्यों टाइम जनता का और अपने चैनल का आप बर्बाद कर रही हैं? ये भारतीय जनता पार्टी वालों के पास सिवाय जुमलों के कुछ नहीं है। मैंने आपको वक्त दिया, लेकिन आप नहीं सटीक जवाब रख पाए। नहीं, मैं इस तरीके से बात नहीं कर सकता ना कि मैं कोई बीच में बोलता रहे और मिश्रा जी मैंने बहुत समय दिया आपको। भारतीय जनता पार्टी आप मेरे को बोलने का मौका नहीं देंगे। आप नहीं, तुम तो राजा हो भैया, तुम तो राजा हो। तुम बोलोगे तब दूसरा कैसे बोल सकता है? अरे मैं जानता हूँ, अरे मैं जानता हूँ भैया, कुचल दोगे हमें, कुचल के मार दोगे अपनी थार से, हमें पता है। नहीं, राजा हो भैया आप। नहीं, आप राजा हो, आप सत्ता में हो। रोहित जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि मेरे पास में वक्त की कमी है। फिर नकवी जी का रुख करना है। प्रभु कुचलना मत हमें। रोहित जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। प्रभु कुचलना मत। मिश्रा जी आपको मौका दिया। रोहित जी प्लीज जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर नकवी जी आप करो। भाजपा एक डेटा देती है। स्ट्रक्चर में डिजिटल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। मैडम सिर्फ एक डेटा दूंगा मैं 10 सेकंड के लिए, ठीक है? उसके बाद मुझे दूसरे डिबेट पे आना, मैं चला जाऊंगा। भारतीय अरे चुप हो जाओ अनपढ़ आदमी, चुप हो जाओ अनपढ़ आदमी। अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख के डॉक्टर की बेइज्जती कर रहे हो। अरे चुप हो जाओ अनपढ़ आदमी। ऐसे कुछ नहीं समझ पाएंगे दर्शक। प्लीज प्लीज क्यों डॉक्टर लिख के डॉक्टर की बेइज्जती करते हो? चुप हो जाओ अनपढ़। 75 डिजिटल। अरे अनपढ़ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ अनपढ़। रोहित जी प्लीज क्यों डॉक्टर लिख के अपनी इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। चुप हो जाओ अनपढ़ महाराज, चुप हो जाओ। रोहित जी अगर आप इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो मजबूरन आपकी आवाज मुझे डाउन करवानी पड़ेगी। प्लीज, ये कोई तरीका नहीं होता बात करने का। आप किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या संदेश दे रहे हैं आप जनता को? नकवी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लाने की बात हुई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्लीन एनर्जी से जोड़ा जा रहा है, बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, रिजॉल्व को आसान करने के लिए आईबीसी कानून में बदलाव किया जा रहा है, कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है जिससे काले धन पे रोक लग सके, सरकारी खरीद फरोख्त में ई बिल का सिस्टम आ रहा है, 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है। ठीक है अभिषेक जी, एक आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। मिश्रा जी आपको मैंने बोलने का मौका दिया, प्लीज अब सुन लीजिए। अभिषेक जी एक फाइनल कमेंट आपका। मेरा सिर्फ इनसे सवाल है, कंपनियों को बंद करने से ब्लैक मनी वाली कंपनियां कैसे बंद हो जाएंगी? ठीक है मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए। ये गलत कमेंट है। बाकी देखिए मैं जो बता रहा हूँ, जो मेरे पास फैक्ट एंड डॉक्यूमेंट है, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। ठीक, अगर जो कंपनियां, जो घाटे की कंपनियां हैं, जिन्होंने ट्रांजेक्शन नहीं दिए हैं, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, उनको तो बंद करना पड़ेगा ना। खाली नंबर बनाने से, डॉक्यूमेंटेशन जब तक पूरा नहीं कंप्लीट होगा तो बंद नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं। वो गलत कंपनियां नहीं हुई ना। जो शेल कंपनीज होती हैं उनका हमेशा ही कॉम्प्लायंस पूरा होता है। जो कंपनियां बंद होती हैं वो एमएसएमई सेक्टर की कंपनियां बंद होती हैं, जो काम नहीं कर रही। उनको सुविधा देने की बजाय उनको बंद नहीं करना चाहिए। और अगर वो बंद कर दी जाती हैं तो फिर वो एनसीएलटी के थ्रू तो पेमेंट करके वो खुल जाती हैं। तो आप ये मत कहिए कि वो गलत कंपनियां हैं, वो कहिए कि वो बेचारे कॉम्प्लायंस पूरा नहीं कर पाए। ठीक है। देखिए, जो कानूनन मौका दिया जाता है वो मौका देने के बाद तो उन्हें तो बजट को लेकर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है। आज बजट जरूर पेश हो गया है, लेकिन वही एक्सपर्ट्स की राय और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता की राय आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही, और ये बताती है कि बजट को लेकर कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। मेरे पास समय की कमी है। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बजट को लेकर लगातार अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, और साथ ही विपक्षी पार्टियां जहां सत्ता पक्ष को लगातार घेर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष ये दावा कर रही है कि इस बजट के जरिए हर वर्ग को साधने की और उन तक
फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी कुछ कंफ्यूजन बरकरार है। देखना ये आगे काफी ज्यादा अहम होगा कि इसे दूरगामी बजट तो कहा जा रहा है, लेकिन ये दूरगामी बजट आने वाले वक्त में कितना फायदेमंद साबित होता है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.